वेलकम टू आवर स्पार्क एजुकेशन। आज आप लोग के लिए क्लास 10th का सोशल साइंस का ऑल चैप्टर का वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपको चैप्टर वाइज इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। यदि आप इस वीडियो को पूरा देख लीजिएगा तो सर कसम से आप लोग सर एग्ज़ाम में 95% के साथ एग्ज़ाम में टॉपर बनने के लायक हो सकते हैं। यदि आप सर 99 वाला कोर्स नहीं लिए हैं तो आप सबसे पहले इसको लेने का प्रयास कीजिए, क्योंकि सर इस चैनल पर मात्र 100 रुपया में ही आपको क्लास 10th की पूरी तैयारी टॉपर की दृष्टि से हो रही है। चलिए आज आप लोग के लिए पूरी सोशल साइंस में 5 या 4 सब्जेक्ट आते हैं, जैसे ज्योग्राफी हो गया, हिस्ट्री हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया। ये सभी सब्जेक्ट इस वीडियो में जितने चैप्टर है आपके यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, झारखंड बोर्ड, आज सभी इस वीडियो में सीधा ऑब्जेक्टिव करवाऊंगा, जो कि इससे बाहर आपके एग्जाम में नहीं आएगा। यदि हिम्मत है तो सर पूरे वीडियो को देखिएगा, और नहीं तो मत छोड़ के अभी ही छोड़ के चल जाइएगा, ठीक है। आपको यदि पढ़ना है तो सर मज़े से पढ़िएगा। चलिए पहला चैप्टर राष्ट्रवाद, किसने सर? यूरोप में राष्ट्रवाद का हिस्ट्री का वीवीआई ऑब्जेक्टिव, जो कि सर 2011 से 2023 से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पूछे गए हैं आज इस सभी वीडियो को डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन चलिएगा तो देख लीजिए पहला क्वेश्चन क्या है। तो पहला क्वेश्चन देख लीजिए। तो चलिए, फ्रांस में किस शासक वंश की पुनः स्थापना वियना कांग्रेस के द्वारा की गई थी बुआ? तो जो फ्रांस में जो शासक वंश की जो पुनः स्थापना की गई थी वो था आपका बुर्बो वंश। क्या था? बुर्बो वंश था, ठीक है। कमेंट करके जरूर बताइए कैसा लग रहा है वीडियो। दूसरा नंबर क्वेश्चन, यूरोप वासियों क्या है? यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं विज्ञान में प्रेरणा स्रोत रहा था? तो ये आपका हो गया यूनान का है, जो इस यूरोप वासियों के लिए साहित्य विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा था। इस हिस्ट्री का चैप्टर 1 का सब 60 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से ज़्यादा ही होगा। पूरा वीडियो को देखिए, इससे बाहर चैप्टर 1 से आपके एग्जाम में नहीं पूछेगा, लिख के रख लीजिए। यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया था। कब? तो यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया था वो 1832 ईस्वी में किया गया था, और इसको आपको हर हालत में याद ही कर लेनी है जितने मैं बता रहा हूँ, क्योंकि सर पूरी सोशल साइंस ही मैं इस वीडियो में लेकर आ गया हूँ। इस यूट्यूब चैनल पर पहली बार हो रहा है। कार्बोनरी संगठन किस वर्ष हुआ था? तो कार्बोनी संगठन जो हुआ था वो 1820 ईस्वी में हुआ था। फटाफट याद कर लेना है, ठीक है। एड्रियानोपुल की संधि कब हुआ था और किसके बीच हुआ था? तो बबुआ 99 वाला क्वेश्चन का प्रयास कीजिएगा, मज़ा आ जाएगा। और कसम से माँ बाप को सपना पूरी करने के लिए आप ज़रूर टॉपर बनोगे, लेकिन आपको मात्र 100 रुपया देना होगा और पेमेंट करके पढ़ना होगा। तो एड्रियानोपुल की संधि 1829 ईस्वी में तुर्की और रूस के बीच हुआ था। छठा नंबर पर हुआ क्वेश्चन देखिए कि सेडोन का युद्ध किन के बीच हुआ था? तो याद कर लेना है हर हाल में कि सेडोन का युद्ध जो है और फ्रांस और प्रसा के बीच हुआ था। सेडोन का युद्ध कब हुआ था? तो 1831 में हुआ था शायद से, देख लीजिएगा, ठीक है। 7 नंबर कि 1870 में फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? तो देख लीजिए, यही क्वेश्चन घुरा के पूछ दिया है कि सर फ्रांस और प्रसा का युद्ध सेडोन के बीच हुआ था, और यही पूछता है कि 1870 में प्रसा और प्रसा के बीच कहाँ हुआ था? तो सेडोन में हुआ था। तो यहीं से आपका इसका आंसर राइट निकल गया कि सेडोन का युद्ध कब हुआ था? तो 1870 ईस्वी में हुआ था। याद कर लीजिएगा, मैंने 1831 बोला था, सॉरी, ठीक है। चलिए 8वां नंबर फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? तो 1871 ईस्वी में हुई थी। पूरा सोशल साइंस ही बबुआ ख़त्म कर देंगे इस वीडियो में। ऐसी पढ़ाई ना आपको कहीं मिलने वाली है, और मात्र आपको एक लाइक और एक कमेंट और एक सब्सक्राइब करनी है। तो एड्रियानोपुल की संधि किन देशों के बीच हुई थी? तो तुर्की और रूस के बीच हुई थी। आपको उत्तर साथ मिलेगा, पीडीएफ लेने का प्रयास कीजिएगा। 1 साल तक इतना वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस दूंगा कि सर सब्जेक्टिव दूंगा कि सर आप एग्जाम में तोड़ फोड़ के आ जाओगे। 1829 में एड्रियानोपुल की संधि यूनान के बीच हुआ था, ठीक है। चलिए 11वां नंबर प्रश्न को देखते हैं कि किसने कहा था कि जब फ्रांस सीखता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है? मोस्ट वीवीआई। तो
किसने कहा था कि जब फ्रांस सीखता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है? तो मेटरनिक ने कहा था। मेटरनिक आपको सही राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेपोलियन संहिता किस वर्ष? तो 1804 में, और बहुत बार पूछा गया है, सभी बोर्ड के लिए है, ये नहीं कि सिर्फ ये उत्तर प्रदेश, ये ऑल बोर्ड के लिए है, क्योंकि मैं ऑल बोर्ड की दृष्टि से ही खोज के लाया हूँ। लाल कुर्ती की टुकड़ी का गठन किसने किया था? तो लाल कुर्ती का गठन गैरिबाल्डी साहब ने किया था। आपको सही लगा देना है, ठीक है। और ये एग्जाम में आएगा, लिख के रख लीजिएगा। यंग इटली के संस्थापक कौन थे? तो मेजनी साहब थे, ठीक है। अब 15वां नंबर क्वेश्चन देख लीजिए कि यूरोप का मरीज किसे कहा था? तुर्की को कहता है, याद करना है। यूरोप का जो मरीज है उसे तुर्की को कहते हैं, ठीक है। 16वां नंबर, सार्डिनिया पिडमाउंट का शासक कौन था? तो चार्ल्स अल्बर्ट था। चार्ल्स अल्बर्ट आपका ऑप्शन में हुआ रहेगा। आपको मैं ऑप्शन इसलिए नहीं लाया ताकि आपको याद होता रहे, ठीक है। इसका PDF लेने का प्रयास कीजिएगा। काबूल की यानी कि माउंट काबूल की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? तो 1862 ईस्वी में काउंट काबूल की मृत्यु हुई थी, ठीक है। और माउंट काबूल को किस पद पर नियुक्त किया था? तो प्रधानमंत्री पर, ठीक है। सेडोवा के युद्ध में किसकी पराजय हुई थी? तो ऑस्ट्रिया की, यानी कि पराजय मतलब होती है बउआ हार, यानी कि हारा, ठीक है। चलिए 19वां नंबर क्वेश्चन देख लिया जाए कि किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ था? तो सेडोन का युद्ध जर्मनी एकीकरण के बाद पूरा हुआ था, ठीक है। हंगरी की भाषा क्या थी? तो मैंगियार थी, और हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट थी, ठीक है। चलिए याद कर लेना है। इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? तो इटली और जर्मनी के वर्तमान में सर यूरोप के अंतर्गत आते हैं, इटली और जर्मनी, ठीक है। 22वां नंबर क्वेश्चन कि मेजनी का संबंध किस संगठन से था? तो कार्बनी संगठन से था, कार्बनी, ठीक है। अगला नंबर, काउंट काबूल को विक्टर एमनुएल ने किस पद पर नियुक्त किया था? तो देखिए प्रधानमंत्री पर मैंने बताया था अभी, ठीक है। और ये सबसे एग्जाम सही इम्पोर्टेंट है। इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में से कौन था? तो ऑस्ट्रिया था बुआ, ऑप्शन नंबर आपका ऑस्ट्रिया, ठीक है। गैरिबाल्डी पेशे से क्या था? तो गैरिबाल्डी पेशे से नाविक था, ठीक है। चलिए ये सब सभी एग्जाम में पूछेगा, लिख के रख लेना है। और वीडियो को तो एक कमेंट्स जरूर करना है, एक सब्सक्राइब। जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? तो नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था, याद कर लेना है। जालवेरेविन एक संस्था थी, जो जालवेरिन एक व्यापारियों के लिए एक संस्था थी, ठीक है। चलिए, और ये क्वेश्चन तो सर इतना इम्पोर्टेंट है कि कहने की बात ही नहीं कि सर रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? तो बिस्मार्क ने किया था रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन। चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ संपन्न हुई? तो इंग्लैंड में हुई, याद कर लेना है, ठीक है। चलिए, फ्रांस की भाषा क्या थी? तो फ्रेंच थी, ऑप्शन नंबर आपका फ्रेंच, ठीक है। हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट बताए थे वो भी तुरंत याद कर लेना, ये सब एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। चलिए, सेडोवा का युद्ध किसके बीच हुआ था? तो ऑस्ट्रिया और प्रसा के बीच हुआ था सेडोवा का युद्ध, ठीक है। वियना कांग्रेस में कौन राष्ट्र सम्मिलित नहीं था? तो ये कांग्रेस था जो वियना कांग्रेस में सम्मिलित नहीं था, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि फ्रांस में किस राजा ने कहा था कि मैं अंग्रेजी राजा की भांति शासन करने की अपेक्षा लकड़ी काटना अधिक पसंद करूंगा? तो ये चार्ल्स दसम ने कहा था। और ये लास्ट क्वेश्चन यूरोप का राष्ट्रवाद से मेटरनिक कौन था? तो मेटरनिक ऑस्ट्रिया का चांसलर था। इसके बाहर आपके 35 क्वेश्चंस में लिख के रख लो, 35 क्वेश्चंस में, इससे बाहर आपके एग्जाम में चैप्टर 1 से बाहर नहीं आएगा। यदि आया तो इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर अपनी राय देना कि सर बाहर से पूछा गया। चैप्टर 1 से 35 क्वेश्चंस करवाया गया, और 35 क्वेश्चन से आपके एग्जाम में आएगा। दूसरा क्वेश्चन चला जाए तो दूसरा क्वेश्चन आ गया आपका समाजवाद एवं साम्यवाद, जो कि चैप्टर 2 हिस्ट्री में है, ठीक है। चलिए, तो इसका भी फटाफट करा जाए कि यूरोपियन समाजवादी कौन नहीं था? तो कार्ल मार्क्स यूरोपियन समाजवादी नहीं था, ठीक है। ब्रेस्टिलोवस की संधि किन देशों के बीच हुई थी? तो रूस और जर्मनी के बीच हुई थी। दास कैपिटल की रचना किसने की थी? तो कार्ल मार्क्स ने किया था, ठीक है। मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? तो मजदूर दिवस 1 मई को मनाया जाता है, जो कि हाल पार हुआ है, ठीक है। आप इस चैनल यानी कि इस बार की एजुकेशन पर आए हो तो डरना नहीं, लड़ना है और एग्जाम में टॉपर बन के दिखाना है। समाजवाद शब्द का प्रयोग पहली बार किस वर्ष हुआ था? तो 1827 ईस्वी में, ठीक है। चलिए, बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? ये
5वां नंबर का क्वेश्चन आप लोग एक बार ज़रूर अपना वेरीफाई कर लीजिए कि ये सही है कि नहीं, ठीक है। चलिए, कार्ल मार्क्स देखिए बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व लेनिन ने किया था और लेनिन का मृत्यु 1924 ईस्वी में हुआ था, जो कि अपने आप में एक मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। कार्ल मार्क्स का जन्म कब हुआ था? तो 1818 में हुआ था, ठीक है। चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था? तो ब्रिटेन यानी कि इंग्लैंड में हुआ था, ठीक है। अप्रैल 33 तो लेनिन ने किया था, देख लीजिए 9वां नंबर क्वेश्चन। चेका क्या है? तो चेका था एक पुलिस दास्ता, ठीक है। चलिए 10वां नंबर। 11वां नंबर क्वेश्चन अपने आप में मोस्ट रिपीटेड कि 1917 की पहली रूसी क्रांति किस नाम से जाना जाता है? तो 1917 की पहली रूसी क्रांति हम लोग फरवरी क्रांति से जानते हैं, याद रखिएगा। और 1917 की रूसी क्रांति के समय किस जार का शासन था? तो जार निकोलस यानी कि जार निकोलस द्वितीय की शासन था, ठीक है। साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक कौन थे? तो साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक कार्ल मार्क्स थे, ठीक है। चलिए, रूस में जार का अर्थ यानी कि रूस का सम्राट होता है। आपके ऑप्शन में रूस यानी कि देखिए पानी पीने का बर्तन दिया रहेगा, लेकिन आप लोग जार समझ के टिक नहीं लगाइएगा। रूस में जार का अर्थ होता है रूस का सम्राट है, ठीक है। 15वां नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि सर कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? तो जर्मनी में हुआ था, ठीक है। चलिए, साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ? तो रूस में हुआ था, याद कर लेना है। वार एंड पीस पुस्तक की रचना की तो वार एंड पीस टोल्स्टॉय की रचना है, और ये कब किया था आप लोग कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? तो नवंबर 1917 में हुआ था, याद कर लेना है। लाल सेना का गठन किसने किया था? तो लाल सेना का गठन स्टालिन ने किया था, लेकिन आप लोग लाल सेना का गठन किसने किया था? ट्रोट्स्की ने किया था शायद ना। लाल सेना का गठन ट्रोट्स्की ने किया था, आप लोग देख लीजिएगा वह, ठीक है। लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? तो 1924 में हुई थी, ठीक है। लेनिन की मृत्यु 1924 में। चलिए, रूस में कृषक दास प्रथा का अंत, तो रूस में कृषक दास प्रथा का अंत 1861 में हुआ था, याद कर लेना है। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन, इसमें 25 क्वेश्चन था जो कि अपने आप में छाप छोड़ के आएगी एग्जाम में। नई आर्थिक नीति कब लागू हुआ था? तो 1921 में हुआ था, ठीक है। चलिए, रॉबर्ट ओवन कहाँ का निवासी था? तो ब्रिटेन का। और ये क्वेश्चन वैज्ञानिक समाजवाद का जनक तो कार्ल मार्क्स को कहते हैं। और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। और चैप्टर 2 से यानी कि समाजवाद एवं साम्यवाद से आपके चैप्टर से 25 क्वेश्चन था जो कि मोस्ट वीवीआई था, उसी को लाने का प्रयास किए थे, जो कि सीधे सीधे आपके एग्जाम में आएगा। तीसरा चैप्टर है हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन, जो कि बिहार, यूपी, छत्तीसगढ़, झारखंड सभी बोर्ड के लिए, ठीक है। चलिए, तो वियतनाम में टोकन फ्री स्कूल की स्थापना कब हुई थी? तो वियतनाम में टोकन फ्री स्कूल की स्थापना 1907 में हुआ था, याद कर लेना है। द हिस्ट्री ऑफ द लाओस ऑफ वियतनाम यानी कि द हिस्ट्री ऑफ लाओस ऑफ वियतनाम किसने लिखी? तो फोन बॉय चाय ने लिखी, ठीक है। चलिए, वियतनाम में अनामी दल की स्थापना किसने की थी? तो जंगवेन आई कोक, ठीक है। इसको देख लीजिएगा, नाम बार पढ़ के याद हो जाएगी। हुआ आंदोलन का प्रेरणा कौन थे? तो होम फोसो थे, ठीक है, होम फोसो। चलिए, हो ची मिन्ह का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो पथ प्रदर्शक, ठीक है। हो ची मिन्ह का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो पथ प्रदर्शक होता है, ठीक है। अंकोर वाट का मंदिर कहाँ बनवाया था? तो याद रखिएगा, किसने करवाया था? तो सूर्यवर्मा द्वितीय ने, बिल्कुल। और कहाँ है? तो ये कंबोडिया में है, ठीक है। किसकी मंदिर है? तो ये बताइएगा आप लोग कमेंट्स में। मार्च 1946 में वियतनाम, फ्रांस और वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किसे? तो हानोई समझौता कहते हैं। और पूछेगा कि हानोई समझौता कब हुआ था? तो सीधा बोलिएगा 1946 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। चलिए, किस प्रसिद्ध दार्शनिक ने एक अदालत लगाकर अमेरिका को वियतनाम युद्ध के लिए दोषी करार दिया था? तो रसेल ने, आपका ऑप्शन नंबर रसेल, ठीक है। हिंद चीन में अंतिम युद्ध के समाप्ति के समय अमेरिकी राष्ट्रपति कौन थे? तो निक्सन थे, ठीक है। हुआ आंदोलन किस प्रकृति का था? तो क्रांतिकारी धार्मिक प्रकृति का था, ठीक है। हिंद चीन में कौन से देश आते हैं? तो हिंद चीन, वियतनाम और लाओस, कंबोडिया, ठीक है। चलिए, एजेंट और क्या है? तो एक नापाम हथियार था यानी कि रासायनिक हथियार था, ठीक है। और हानोई समझौता बताए थे भी 1946 में हुआ था, ठीक है। और जेनेवा समझौता 1954 में हुआ था, देख लीजिए, जेनेवा समझौता 1954 ईस्वी में हुआ था। हिंद चीन में कौन राष्ट्र शामिल नहीं था? तो चीन शामिल नहीं था। वियतनाम का एकीकरण कब हुआ था? तो वियतनाम का एकीकरण 1975 में हुआ था। और अनामी दल यानी कि अनामी दल के संस्थापक कौन थे? तो जोंगवेन आई थे, ठीक है।
द्वेन वेन फू के युद्ध में कौन बुरी तरह हार गया था? तो फ्रांस हार गया था, ठीक है। किस युद्ध में? तो दिएन फुएन फू के, ठीक है। अंकोर वाट का मंदिर कहाँ से थे? तो बताते कंबोडिया में है। और हिंद चीन में पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? तो पुर्तगाली थे वो। और नरोत्तम सिंहानु कहाँ के शासक थे? तो कंबोडिया के शासक थे, ठीक है। और जापान में हिंद चीन पर कब अधिकार जमा लिया था? तो 1868 में अधिकार जमा लिया था। इस चैप्टर 3 हिस्ट्री के यानी कि हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन में 24 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे जो कि आपको बताया गया। इससे बाहर आपके एग्जाम में नहीं आएगा। चलते हैं चौथा चैप्टर जिसका नाम है भारत में राष्ट्रवाद, ठीक है। तो चलिए इसका भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देख लिया जाए कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक की स्थापना कब और किसने की? तो याद रखिएगा 1925 के भी हेडगेवार साहब ने की थी, याद रखिएगा। वल्लभ भाई पटेल क्या है? वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस? तो बारदोली आंदोलन में दिया गया था, ठीक है, याद कर लेना है। पूर्ण स्वराज की मांग प्रस्ताव कांग्रेस किस अधिवेशन में हुआ था? तो 1929 लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का मांग हुआ था, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न चलिए देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन चौथा नंबर, गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? तो 1931 गांधी इरविन समझौता हुआ था, ठीक है। 1905 में बंगाल विभाजन किसने किया था? तो लॉर्ड कर्जन द्वारा किया था, ठीक है। चलिए गांधी जी ने दांडी यात्रा किस तिथि को आरंभ की थी? तो 22 मार्च 1930 को किया गया था। चोरी चोरा कांड के बीच बाद गांधी जी ने किस आंदोलन के बंद कर दिया? तो ये असहयोग आंदोलन को क्या कर दिया? बंद कर दिया। साइमन कमीशन किस वर्ष आया था? तो 1928 ईस्वी में साइमन कमीशन आया था। और चलिए दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी किस वर्ष भारत वापस आए थे? तो 1915 में आए थे, ठीक है। तभी ये क्या कहते थे? चंपारण में आंदोलन किए थे। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो दयानंद सरस्वती ने किया था। और महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि किसने की थी? तो महात्मा गांधी जी को महात्मा की उपाधि रविन्द्रनाथ ठाकुर ने दिया था, ठीक है। चलिए ये सब एग्जाम में बहुत आ रहे हैं, ठीक है। गांधी जी ने नमक कानून की स्थिति को भंग किया था? तो 24 अप्रैल 1930 को, ठीक है, जिसे हम दांडी यात्रा करते थे। चलिए गदर पार्टी की स्थापना किसने और कब की? तो लाला हरदयाल 1913 में किया गया था। लखनऊ समझौता कब हुआ था? तो लखनऊ समझौता मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 1916 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ था? सितंबर 1920 कलकत्ता अधिवेशन में, ठीक है। भारत में कब और किस देश के शासक के समर्थन में शुरू हुआ था? तो 1920 तुर्की के समर्थन में हुआ था। पढ़ लेना है एक बार फिर से वीडियो को। बोरा याद सोशल साइंस में 100/100। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो 13 अप्रैल से। PDF लेने का प्रयास कीजिएगा, नंबर आपको दिख रहा होगा, ठीक है। चलिए रंपा विद्रोह, इसका भी सर 1916 में हुआ था। तो रंपा विद्रोह भी 1916 में हुआ था और बहुत बार पूछा गया है। चलिए भारत में खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के शासक में समर्थन में हुआ था? तो तुर्की 1920 के समर्थन में हुआ था। चलिए सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा के साथ हुआ था? तो दांडी यात्रा 1930 में। प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ? तो 1914 में हुआ, ठीक है। हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखी? तो मनमोहन दास करमचंद गांधी यानी कि महात्मा गांधी जी। स्वराज दल के अध्यक्ष कौन थे? तो मोतीलाल नेहरू थे। चलिए किस तिथि को पूर्ण स्वतंत्रता दिवस घोषित किया? तो 1 मार्च 1932 को। और वेदों की ओर लौटो की नाना किसने दी? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने। चलिए तिनकटिया प्रणाली, जो कि तिनकटिया प्रणाली किस पर लागू हुआ था? तो किसानों पर हुआ था। क्या हुआ था तिनकटिया में? आपके 2 नंबर के एग्जाम में पूछा जाता। जालियांवाला बाग हत्याकांड किस उपरांत गठन किया गया था? तो हंटर समिति में जालियांवाला बाग हत्याकांड के उपरांत गठन किया था, ठीक है। और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का स्थापना किसने की? तो MN राय ने किया था। और चंपारण क्या हुआ था? चंपारण विद्रोह कब हुआ था? तो 1917 में, जब महात्मा गांधी आए थे दक्षिण अफ्रीका से। चलिए भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की स्थापना तो 1885। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन याद कर लेना है। और भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के पहले अध्यक्ष WC बनर्जी। और इसके राष्ट्र कांग्रेस की स्थापना किसने किया था? तो ये आपको एहो ह्यूम ने किया था। और चैप्टर 4 से आपका 32 मोस्ट VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था जो कि मैंने करवाया, ठीक है। चलिए 5वां नंबर है अर्थव्यवस्था और आजीविका, जो कि आपके एग्जाम में आते हैं से। तो वियतनाम में टोकन फ्री स्कूल की स्थापना कब हुई थी? तो 1907 ईस्वी में हुआ था। स्पेनिंग जेनिंग का आविष्कार किसने किया था? तो 1770 में किया था। सेफ्टी लैंप्स का आविष्कार किसने किया था? तो हम्फ्री डेवी ने किया था। और बम्बई में सर्वप्रथम सूती कपड़े की मिलों की स्थापना 1854 ईस्वी में किया था। या 1851 नहीं, 1854 होगा, ठीक है।
जमशेदजी टाटा ने टाटा की स्थापना तो 1907 में किया था। ठीक है, याद रखिएगा कि जमशेदजी टाटा ने आयरन एंड स्टील कंपनी का स्थापना 1907 में किया था। ठीक है, चलिए वैज्ञानिक समाजवाद की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया था बुआ? तो रॉबर्ट आउन ने किया था। चलिए अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन 1920 में कांग्रेस का प्रतिपादन किया था। ठीक है, चलिए सन 1907 में मजदूर संघ अधिनियम पारित होता है। देश में 1907 में मजदूर संघ अधिनियम पारित होता है। न्यूनतम मजदूरी कानून कब पारित हुआ था हुआ? तो 1948 में हुआ था। ठीक है, और ये सब एग्जाम में ना तोड़ के आता है। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन की स्थापना तो 1920 में हुआ था। और ये सब PDF लेना है तो ज़रूर संपर्क कीजिएगा। चलिए अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संघ की स्थापना 1920 और 1917 में भारत का पहला जूट मिल किस शहर में स्थापित हुआ था? कलकत्ता में। और भारत में कोयला उद्योग का आरंभ 1814 में हुआ था। और भारत में टाटा हाइड्रोक्लोरिक इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन की स्थापना 1910 में हुआ था बुआ। और इंग्लैंड में सभी स्त्री एवं पुरुषों की व्यस्त मताधिकार प्राप्त हुआ था 1918 में। और भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ? 1881 में। और भारत में पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना कब हुआ था? 1895 में। और भारत में इंडियन बैंक की स्थापना 1907 में। और 1907 में जे.एन. टाटा ने भारत का पहला लौह इस्पात किससे था? तो जमशेदजी टाटा ने किया था। ये 10 क्वेश्चंस याद कर लेना है जो कि सीधे सीधे आपके एग्जाम में आएगा। और प्लीज़ PDF लेने का प्रयास कीजिएगा क्योंकि सर इससे बाहर आपके एग्जाम में नहीं आएगा। ये आप लोग के लिए है मात्र 100 रुपया। ठीक है, औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में? तो इंग्लैंड में हुई थी। और इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति किस वर्ष आरंभ किस उद्योग से आरंभ हुई थी? तो वस्त्र उद्योग से। और भारत में पहली जूट मिल बंगाल में स्थापित किया गया था जो कि अपने आप में एक हिरन है। चलिए तो चैप्टर 5 से आपका 21 क्वेश्चन था जो कि एग्जाम में इससे बाहर नहीं आता है, आपको पता ही होगा। चलिए छठा नंबर लेसन है कि शहरीकरण एवं शहरी जीवन की मोस्ट वीवीआई रिपीटेड क्वेश्चन जो कि इसमें 12 क्वेश्चन है। चलिए देख लिया जाए। गार्डन सिटी की अवधारणा किसने विकसित की थी? तो एवेजेनर हावर्ड ने किया था। जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहाँ होता है? तो महानगर में होता है। और लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू हुई थी हुआ? तो 1870 में हुआ था। और कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया? तो मध्यम वर्ग। और अस्थायी कृषि यानी कि अस्थायी कृषि के प्रभाव से किसका जमाव संभव होता है? संपत्ति। और लंदन में भूमिगत रेल किस वर्ष आरंभ हुआ था? 1863 में। और पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ था? श्रमिक वर्ग का। और 1810 से 1880 तक लंदन की आबादी 10 लाख से बढ़कर कहाँ तक पहुंची थी? 40 लाख तक। और इंग्लैंड में चार्टिस्ट आंदोलन कब आरंभ हुआ था? तो 1838 में। और पटना में गोलघर का निर्माण कब हुआ था? 1786 में। और समानती व्यवस्था में हटकर किस प्रकार की शहरी व्यवस्था में प्रवृत्ति थी? तो प्रगतिशीलवादी। और शहरी को आधुनिक व्यक्ति को किस वर्ष माना जाता है? तो प्रभाव क्षेत्र को। आपके चैप्टर 6 में हिस्ट्री के मात्र 12 VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से जो मैंने करवाया। ठीक है, चलिए चैप्टर नंबर 7 है कि व्यापार और भूमंडलीकरण जो कि इसमें भी आपके कितना क्वेश्चन? तो 17 क्वेश्चन आता है, यानी कि इसमें भी बहुत एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो चलिए इसको याद कर लेना है। विश्व बाजार का विस्तार आधुनिक काल में किस समय में आरंभ हुआ था? 19वीं शताब्दी में। ठीक है, और द्वितीय महायुद्ध के बाद यूरोप में कौन सी संस्था का उदय आर्थिक दुष्प्रावों को समाप्त करने के लिए हुआ था? तो यूरोपीय संघ के लिए गया था। ठीक है, स्पीड करने का एक ही फ़ायदा है कि सर आप लोग फटाफट कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन करो। चीन में क्रांति कब हुई थी? तो 1949 में हुई थी जो कि एग्जाम में पूछा गया है। और पहली पहली विश्व बाजार के रूप में कौन सा शहर उभर कर आया? तो अलेक्जेंड्रिया। और गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र में भेजे जाते थे? तो पश्चिमी क्षेत्र में। और विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष आरंभ हुआ था? 1929 में। और ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? तो 1944 में। भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुआ था? 1990 के दशक में। अलेक्जेंड्रिया नामक पहला विश्व बाजार किसके द्वारा स्थापित किया गया? तो सम्राट सिकंदर के द्वारा हुआ। और विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस देश में आरंभ हुआ था? अमेरिका के द्वारा। और प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग के द्वारा यूरोप का व्यापार होता था? तो रेशम मार्ग के द्वारा। और आधुनिक युग के अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाली सबसे बड़ी क्रांति कौन सी थी? तो वह औद्योगिक क्रांति थी। ठीक है, इससे बाहर आपके एग्जाम में नहीं आएगा। और चलिए 13वां नंबर की गिरमिटिया किसे कहा था? तो अनुबंधित मजदूरों को कहा जाता था बुआ। और आर्थिक संकट के कारण यूरोप में कौन सी नई शासन प्रणाली का उदय हुआ? तो फांसीवादी नाजीवादी शासन का। और अमेरिकी मुद्रा का नाम क्या था? तो हम लोग पता है डॉलर कहते हैं। और रेशम मार्ग कहाँ से आरंभ हुआ था? तो चीन से हुआ था। ये आप लोग कमेंट करके बताना कि सही है कि नहीं। और सिकंदर कहाँ का निवासी था? तो यूनान का सिकंदर। 8वां
7वां चैप्टर से मात्र 17 क्वेश्चन था जो कि अपने आप में छाप छोड़ के जाएगा एग्जाम में, लिख लीजिएगा, ठीक है। 8वां नंबर कौन सा है कि फ्रेंच यानी कि प्रेस, संस्कृति एवं राष्ट्रवाद, जिससे देखते हैं कितना ऑब्जेक्टिव इससे पूछा गया है। तो इससे 22 क्वेश्चन यानी कि बहुत क्वेश्चन हैं। चलिए फटाफट देख लिया जाए इसको भी, ठीक है। चलिए, महात्मा गांधी ने किस पत्र का संपादन किया था? तो यंग इंडिया संस्थापन किया था, ठीक है। किस पत्र ने रातों रात वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा बदल दी थी? तो अमृत बाजार पत्रिका ने भाषा बदल दी थी। गुटेनबर्ग किस जन्म हुआ था? तो जर्मनी में हुआ था। गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की? तो बाइबल की छपाई की थी, यानी कि बाइबल ने। रूसो कहाँ का दशक था? तो रूस का दशक था। विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई थी? तो चीन में हुई थी। और हिंद चीन पहुँचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? तो पुर्तगाली थे। और वियतनाम में टोकन फ्री यानी कि वियतनाम में टोकन फ्री की स्थापना कब हुई थी? 1907 में हुई थी। सन 1870 में फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? तो सेडोन में हुआ था। और वियना कांग्रेस के द्वारा फ्रांस में किस शासक वंश की स्थापना पुनः स्थापना की गई थी? तो बुर्बो वंश का, जो कि चैप्टर 1 में पूछ दिया है। रूस में जार का अर्थ क्या होता है? रूस का सम्राट होता है, ठीक है। चलिए फटाफट देख लीजिए जो कि एग्जाम में पूछा जाता है। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट सन किस वर्ष पारित हुआ था? तो 1870 में हुआ था। 1878 में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किस गवर्नर जनरल के समय पारित हुआ था? लॉर्ड लिल्टन यानी कि लॉर्ड लिल्टन के द्वारा, ठीक है। बंगाल गजट क्या है? तो एक समाचार पत्र था बंगाल गजट। छपाई सबसे पहले किस वर्ष में? तो चीन में होता है। वो पता है कि छापखाना चीन में हुआ था। छापाखाना का आविष्कार किसने किया था? तो गुटेनबर्ग ने किया था, जो कि अपने आप में पूछेगा ही। विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत तो चीन में हुआ था, हुआ, ठीक है। किसने कहा था कि मुद्रण ईश्वर की दी गई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा? तो ये मार्टिन लूथर के द्वारा किया गया था। और हरिजन पत्रिका का प्रकाशन किसने आरंभ किया था? तो फिरोजा मेहता ने। और 1922 में हिंदुस्तान टाइम्स का संपादन किसने आरंभ किया था? GM फर्नीकर ने। और इंग्लैंड में मुद्रण कला का पहचान किसने कौन किया था? तो लॉर्ड किंगस्टन है। फिर से समझिए कि इंग्लैंड में मुद्रण कला को पहुंचाने वाला कौन था? तो किंगस्टन ने किया था। और आपका हिस्ट्री का मास्टर लास्ट क्वेश्चन की आर्थिक मंडी का शुरुआत कब हुआ था? तो 1930 में किया गया था। तो आपका चलिए हिस्ट्री का पूरा 1 से कितना चैप्टर तक, तो हिस्ट्री में मात्र आपका 8 चैप्टर है और 8 चैप्टर मैंने करवा दिया। अब मैं चलूँगा ज्योग्राफी में, जो कि ज्योग्राफी में पहला चैप्टर है आपका भारत संसाधन उपयोग। तो सबसे पहले आप लोग चैप्टर 8 का हिस्टोरी कितना ऑब्जेक्टिव कर लिए तो आपको पता नहीं होगा, मैं बताता हूँ। अभी तक आपने 100 से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव कर लिया है मात्र 8 में, ठीक है। इससे बाहर आपके एग्जाम में नहीं आएगा, लिख के लिख लीजिएगा। सोशल साइंस पढ़ना है, साइंस पढ़ना है, मैथ पढ़ना है, हिंदी पढ़ना है, कोई भी बोर्ड से हो तो आप लोग कमेंट्स कीजिएगा। मात्र आपका PDF का पैसा लगता है 100 रुपया और बस आपको साल भर के लिए टॉपर की पढ़ाई हो रही है। प्लीज़ जुड़िए और लाखों बच्चों को जोड़िए, ठीक है। चलिए दूसरा चलते हैं, अगला ज्योग्राफी का चलते हैं, तो फिर अगला चलते हैं ऑब्जेक्टिव की हाल बा। चलिए तो हिस्ट्री का तो हम ख़त्म कर दिए, अब आ गए हम लोग इसमें सर बताइए, तो आ गए हम लोग ज्योग्राफी में, यानी कि जियोग्राफी यानी कि क्या कहते हैं उसे बताइए? तो भूगोल कहते हैं। अब भूगोल का क्लास 10 का पूरा चैप्टर का हम पूरा ऑब्जेक्टिव क्लियर कर देंगे। पहला चैप्टर आता है आपका भारत संसाधन एवं उपयोग। इसके जितने भी इम्पोर्टेंट होंगे वो आज की इस वीडियो में पूरी कर देंगे। तो हिस्ट्री का तो आपने देख लिया, अब चलिए जियोग्राफी में। तो पहला, इससे बाहर आपकी ऑब्जेक्टिव परीक्षा में नहीं आएगा। तो सौर ऊर्जा कौन सा संसाधन है बुआ? तो पुनः प्रतियोगी। कैसे? तो मैं समझा देता हूँ। सौर ऊर्जा यानी कि समझ लीजिए सूर्य भगवान सीधा, और ये बताया है आपको कि ये पुनः प्रतियोगी, कभी इसका ख़त्म नहीं होता। कोयला किस प्रकार का संसाधन है? तो ये अनवीकरणीय। क्यों सर? तो कोयला जो है वो कुछ ही सालों के बाद अब ख़त्म होने के कगार पर है, और जब एक बार पृथ्वी पर कोयला ख़त्म हो जाए तो फिर ये उत्पादन होने में लाखों करोड़ों वर्ष पूर्व लग जाएगा, इसलिए ये अनवीकरणीय है। तटरेखा से कितने किलोमीटर क्षेत्र सीमा अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाता है बुआ? तो 200 किलोमीटर तक, ठीक है। ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर 1 से। समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा से कितनी किलोमीटर दूरी तक का क्षेत्र राष्ट्र संपदा कहलाता है? यानी कि सर समुद्री क्षेत्र से राजनीतिक सीमा से जो कितना किलोमीटर दूर जो राष्ट्र संपदा कहलाता है? तो 19.2।
ठीक है यार। पहला चैप्टर से मात्र 5 ही ऑब्जेक्टिव था जो कि एग्जाम में पूछा है और इम्पोर्टेंट है कि डाकू की अर्थव्यवस्था का संबंध किससे है, तो सर संसाधन के विदोहन से। ठीक है, तो चलिए पहला चैप्टर क्या था, भारत संसाधन में उपयोग। इसमें मात्र सर 5 ही ऑब्जेक्टिव था जो कि आपके एग्जाम में पूछा गया है, तो इसको याद कर लेना है। ठीक है, और इसमें देखिए, इसमें और समझ लीजिए कि ये जो भारत संसाधन उपयोग है इसमें 3-4 भागों में बांटा गया है। इस पहला तो हो गया, इसको प्राकृतिक संसाधन में बांटा गया है। अब प्राकृतिक संसाधन में देख लीजिए कि सौर ऊर्जा कौन सा साधन है, तो सौर ऊर्जा पुनः प्रतियोग्य है। पंजाब में भूमि निम्नलिखित का मुख्य कारण क्या है, जो पूछा गया है बहुत बार एग्जाम में, तो पंजाब में भूमि निम्नलिखित का वो क्या है, अधिक सिंचाई। 99 वाला कोर्स लेने का प्रयास कीजिएगा, मात्र एकदम मज़ा आ जाएगा पढ़ने में। ठीक है, सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है, तो उत्तराखंड में प्रचलित है। मरुस्थलीय मृदा का विस्तार किस राज्य में है, तो राजस्थान में। पता आपको कि मरुस्थलीय मृदा राजस्थान में ही है। मेढक प्रजनन को कौन सा रसायन करता है, तो मेढक प्रजनन को सर एड्रीन रसायन करता है। ठीक है, और काली मृदा का दूसरा नाम क्या होता है, बहुत बार पूछा गया एग्जाम में, रेगुर है। क्लास 10th का इस वीडियो के बाद सोशल साइंस को फिर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, मात्र इसी वीडियो से आप सोशल में 100 में से 100 लाइएगा। ऑब्जेक्टिव में तो एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं छूटेगा। तीसरा खंड खो है कि सर प्राकृतिक संसाधन। देख लीजिए, तो वृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को क्या कहते हैं, तो नीला ग्रह कहते हैं। ठीक है, ब्लू प्लेनेट कहते हैं। ठीक है चलिए, देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, जिसे हम लोग पंडित नेहरू भी कहते हैं। देश के कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में निहित है बाबू, तो कुल जल का कितना प्रतिशत महासागरों में, तो 96.6। ठीक है, और प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित होती है, तो 65%। ठीक है, और इस बिहार में अति जल शोधन से किस तत्व का संकेतन बढ़ने लगा है, तो सर बिहार में अति शोधन से सर आर्सेनिक का जो संकेतन है वह बढ़ने लगा, और ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, रिपीटेड। अगला वन एवं वन्य प्राणी संसाधन के खंड में है ये 5 ऑब्जेक्टिव कि किस राज्य में सबसे अधिक वन का विस्तार मिलता है, तो ये मध्य प्रदेश। बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, चाहे कोई बोर्ड हो, तो ये एग्जाम में आएगा तो आएगा। ठीक है, भारत का राष्ट्र पक्षी कौन है, मयूर है। इसका PDF सर आपको मिलेगा, लेकिन सर आपको कुछ पेमेंट करनी पड़ेगी और पेमेंट के बाद आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए टेक्सोल का उपयोग किस बीमारी में किया जाता है, तो टेक्सोल का जो उपयोग है वो आपका, चलिए किसी का कॉल आ रहा है, सॉरी, तो ये कैंसर का उपयोग होता है। चरक का संबंध किस देश से है, तो चरक का जो संबंध है वो भारत देश से है। बिहार में कितने भौगोलिक क्षेत्र में वनों का विस्तार है, तो ये 7% भौगोलिक वनों का विस्तार है। 2001 में भारत के किनारे कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र का वनों का विस्तार था, जो कि पूछा गया है। देखिए 13 क्वेश्चन है, मज़ा आ जाएगा इस वीडियो के देखने के बाद कि सर 2001 में 19.67 था। ठीक है, फिर देखिए 7वां नंबर की वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार भारत में वन का विस्तार कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र पर है, तो 20.60। ठीक है, 60 नहीं बोलिएगा। चलिए, पूर्वोत्तर राज्यों में 188 आदिवासी जिलों में कुल कितना प्रतिशत वन है, तो 60.12। कितना भी आई है इस समय बता नहीं सकता। चलिए, वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को कितने भागों में बांटा गया है, तो 3 भागों में। कौन कौन वर्गीय, संरक्षित और कौन कौन था, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना। ठीक है, एक हमने बता दिया, आप लोग 2 को बता देना। 1951 से 1980 की अवधि के दौरान लगभग कितना वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र किसी भूमि में परिवर्तित हुआ है, तो 26,200 हुआ। भारतीय संविधान की धारा का 21 का संबंध किससे है, तो सर वन जीवत प्राकृतिक संसाधन। बाप रे बाप, कितना इंपॉर्टेंट है। PDF लेने का जरूर प्रयास लिएगा। बिहार का, यूपी का नंबर 1 चैनल बनने जा रहा है सिर्फ आप लोग के नज़रिए से। कौन जीव केवल भारत में पाया जाता है, घड़ियाल बना नहीं है, लेकिन तब भी चैनल का इंक्वायरी दिखा रहा है कि सर आप टॉप 50 में है। चलिए, मैंग्रोव्स का सबसे अधिक विस्तार कहाँ है, तो सुंदरवन से। ठीक है, सुंदरवन लगा है बंगाल में। ठीक है, चलिए चौथा घ नंबर क्या है, खनिज संसाधन के कितने ऑब्जेक्टिव आते हैं, तो 8। भारत में लगभग कितने खनिज पाए जाते हैं, तो 50। भारत में कितने खनिज पाए, तो 50 गो भारत में खनिज है। 50 यहाँ नहीं लिखना है, यहाँ 100 लिख दीजिएगा। ठीक है, कि भारत में लगभग 100 से अधिक खनिज पाए जाते हैं। किस खनिज को औद्योगिक की जननी कहा जाता है, तो लोहा जो है, यानी कि Fe। इसकी परमाणु संख्या 26 होती है, जो कि इलेक्ट्रॉन विनाश छूटेगा। ठीक है, चलिए, कौन लोहा है, इसका एक प्रकार है, तो हेमेटाइट जो होती है वो लोहा का एक मोस्ट इस प्रकार, इसका Fe2O3 होता है। Fe2 होता है यानी कि फेरम ऑक्साइड, यानी कि हेमेटाइट। भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य क्या है, तो लौह उत्पादक राज्य वो कर्नाटक है, जो कि आपको याद कर लेना है। क्वेश्चन बैंक उठा कर देख लीजिएगा, नहीं आया तब बोलिएगा। 1 टन इस्पात बनाने में कितना मैग्नीज उपयोग होता है, तो 10 kg उपयोग होता है 1 टन इस्पात बनाने में। ठीक है,
किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार है? तो ये बार बार पूछा गया, असम डिगबोई, ठीक है। और देश में तांबे का कुल कितना भंडार है? तो 125 करोड़ टन है, याद करना है, जो कि एग्जाम में तहलका मचा के पूछता है। और सीमेंट उद्योग को सबसे कच्चा माल क्या है? तो चूना पत्थर, याद कर लेना है, ये सभी एग्जाम में आएगा तो आएगा। चलिए का शक्ति और संसाधन क्या है? संसाधन के कितने भाग हैं? तो भारत में लगभग कितने खनिज पाए जाते हैं? तो यहाँ 50 है, लेकिन आपको 100 लिख देना है, ठीक है। चलिए, किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार है? तो असम, पहले बताया था। प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया था? तो देखिए ये होता है पेट्रोलियम के साथ, ठीक है। चलिए, भाखड़ा नागल, यहाँ क्या हुआ कि भाखड़ा नागल परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? तो सतलज नदी पर भाखड़ा नागल अवस्थित है। दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी गठी परियोजना कौन है? तुंगभद्रा नदी दक्षिण भारत की। दक्षिण जैसे कहे तो सर सीधा तुंगभद्रा लगाइएगा, क्योंकि एग्जाम में सर बार बार पूछता है, ठीक है। ताप विद्युत उत्पादक केंद्र का उदाहरण कौन सा है? तो आपका क्या है? आप लोग कमेंट पढ़ के, ठीक है, कमेंट्स कीजिएगा ये सही है कि नहीं। भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा विकास की असीम संभावना है? तो राजस्थान में सौर ऊर्जा के क्या है? असीम संभावना है, ठीक है। चलिए, भारत में पहला स्थापित लौह इस्पात कंपनी क्या नाम था? तो भारतीय लौह इस्पात कंपनी। चलिए, भारत में कोयले का प्रमुख उत्पादक राज्य कौन सा है? तो आपको पता है कि झारखंड में खनिज का भंडार है, तो कोयला ही भंडार है, ठीक है। तो कोयले की सर्वोत्तम किस्म कौन सी होती है? तो एंथ्रासाइट, इसके बाद बिटुमिनस, इसके बाद लिग्नाइट, इसके बाद पीट होती है, ठीक है। कोयला के 4 प्रकार होते हैं, लोहा का भी 4 प्रकार, ठीक है। कौन कौन? हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट, सेनाइट। मुंबई हाई किस लिए प्रसिद्ध है? तो पेट्रोलियम के लिए सही है, ठीक है। और एक लास्ट क्वेश्चन कि भारत का पहला तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? तो ये आपका असम डिगबोई में है, जो आपको पता होनी चाहिए। तो चैप्टर 1 ज्योग्राफी का समाप्त हो गया। चैप्टर 2 में आता है कृषि। यूपी बोर्ड में चैप्टर अलग होगा तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कृषि चैप्टर आपके बोर्ड में भी है, बिहार बोर्ड में तो ऑलरेडी है, इसलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए, भारत के 2 सबसे महत्वपूर्ण अनाजों के नाम लिखे, तो चावल और गेहूँ, ठीक है। आपके ऑब्जेक्टिव में सब दिया हुआ रहेगा, इससे टेंशन नहीं लेना है, मैं सीधा सीधा आंसर ले आया, ठीक है। भारत में कौन से 3 प्रमुख मोटे अनाज पाए जाते हैं? तो ज्वार, बाजरा एवं कपास, ठीक है। भारत की 3 नकदी फसलों के नाम बताया, तो चावल, कहवा और कपास, ठीक है बुआ। एग्जाम में सर हल्का मार मार के पूछता है, सबको क्वेश्चंस को सब चटनी बना के फेंक देना है, ठीक है। हमारे देश की सबसे प्रमुख रोपण फसल कौन सी है? तो चाय रोपण फसल है। क्यों सर? ये पे, देखिए यहाँ रोपण फसल कर दिया है, तो चाय नहीं होगा, ठीक है। चलिए, गलत होगा, ये रोपण फसल धान होता है या चावल, ठीक है। भारत का सबसे बड़ा जूट उत्पादक राज्य तो पश्चिम बंगाल है। और भारत गेहूँ उत्पादन विश्व का सबसे बड़ा कौन दूसरा है? नहीं समझे? मतलब क्या कि गेहूं उत्पादन में विश्व का भारत का स्थान क्या है? तो दूसरा स्थान पर गेहूं उत्पादन राज्य है, ठीक है। भारत में कौन सा राज्य सबसे अधिक गेहूं उत्पन्न करता है? तो उत्तर प्रदेश है, जो भारत में गेहूं सबसे अधिक उत्पन्न करता है, ठीक है। संसार के चावल उत्पादक देशों में भारत का स्थान दूसरा। और जूट किस जलवायु का पौधा है? तो उष्ण एवं आर्द्र आयु, ठीक है, जलवायु। चाय के उत्पादक विश्व में भारत का स्थान कौन सा दूसरा है? यानी कि चाय में, देखिए चाय में जो है ये विश्व में भारत का सर पहला स्थान है, लेकिन यहाँ दूसरा लिखा है, ये पहला स्थान है, ये गलत मार लीजिएगा, पहला आपको लिखना है कि, ठीक है। चलिए, क्योंकि ये पे है, ठीक है। चलिए, तीसरा चैप्टर आता है आपका निर्माण उद्योग, जो कि तीसरा चैप्टर में आता है। आपकी यूपी, झारखंड, बिहार में तो ऑलरेडी है। तो भारत में पहला स्थापित लौह इस्पात कंपनी का नाम क्या है? तो आपका भारतीय लौह एवं इस्पात, ठीक है बुआ। चलिए, दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि इनमें से कौन छोटे पैमाने का उद्योग है? तो आपका देखिए जो होता है खिलौना उद्योग, ये सब एग्जाम में पूछा गया है, देख लीजिएगा क्वेश्चन बैंक के। भोपाल त्रासदी में किस गैस का रिसाव होता है? तो मिथाइल आइसोसोनेट में, जो भोपाल त्रासदी में एक महाकाल रूप ले लिया था, जो कि लाखों आदमी मर के बिखर गए। चलिए, कौन उपभोक्ता उद्योग है? तो सर देख लीजिए यहाँ आपका ऑब्जेक्टिव टैब आ गया है, और सब ये से पहले भी सब ऑब्जेक्टिव था, लेकिन यहाँ से ऑब्जेक्टिव का ऑप्शन दे दिया है। तो उपभोक्ता उद्योग आपका क्या आ जाएगा? चीनी उद्योग उपभोक्ता उद्योग है। बाकी ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट ऑप्शन। कौन औद्योगिक अवस्थिति कारक नहीं माना जाता? तो सर ये ऊर्जा नहीं माना जाता, ठीक है। चलिए, कौन उद्योग कृषि आधारित नहीं है? तो ये सबका चीनी, जूट, सीमेंट, वो सूती, बस ये देखिए उद्योग पूछ रहा है ना, तो उद्योग आपका सूती हो जाएगा, सीमेंट हो जाएगा, जो चीनी हो जाएगा, लेकिन जूट नहीं होगा, ठीक है। चलिए, हुगली औद्योगिक प्रदेश का केंद्र कौन था? तो कोलकाता, मिदनापुर, ठीक है। फाल्टा जब भी पूछे तो सीधा लगाइएगा, फाल्टा पश्चिम बंगाल, ठीक है। फाल्टा विशिष्ट, चलिए फाल्टा विशिष्ट क्षेत्र क्या आएगा? पश्चिम बंगाल, ठीक है। देख लेना एक बार मिला के, कौन है, कौन सा उद्योग
सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है तो बोकारो में लो इस्पात। वो सब 99 वाला कोर्स लेने का प्रयास कीजिएगा, एग्जाम में तहलका मचा के आना है तो ठीक है। टॉपर बनाने के लिए हम तैयार है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद लोहा इस्पात का कारखाना कौन था, तो ये राउरकेला था। राउरकेला कहाँ है, तो आप लोग कमेंट में। चौथा चैप्टर आपका है परिवहन, संचार एवं व्यापार, ठीक है। इससे भी कितना इंपॉर्टेंट 10 VVI ऑब्जेक्टिव आता है, तो चलिए इसको डिस्कशन करते हैं। पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है, तो ये महाराष्ट्र है, ठीक है। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय देश में सड़कों की कुल लंबाई कितनी है, तो ये 38.88 लाख किलोमीटर है, ठीक है। और भारत में किन शहरों में मेट्रो रेल सेवा उपलब्ध हुआ, तो दिल्ली में कोलकाता में उपलब्ध है मेट्रो रेल। किस वर्ष इंडियन एयरलाइंस को इंडियन नाम दिया गया था, 2003 में हुआ। और भारत को कुल कितने डाक क्षेत्र में बांटा गया, तो 8 में। देश को कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र में विकसित है, तो 8 में। और भारतीय अंतर्देश जलमार्ग प्राधिकरण का गठन 1986 में किया गया था। और एन्नोर पत्तन ये तमिलनाडु में है, जो कि इम्पोर्टेंट है। और इससे पहले ये यहाँ से यहाँ तक जितना था ये पूरा इम्पोर्टेंट ही था। और भारत में वर्तमान रेल मंडलों की संख्या 16 होती है, जो कुछ 16 जोनों में बांटा गया है। कौन सा महामार्ग भारत का सबसे लंबा महामार्ग है, तो NH7, ठीक है। चैप्टर 4 भी आपका समाप्त हो गया। समझ लीजिए कि सर एक ही वीडियो में आपका पूरा हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स भी और ज्योग्राफी भी ख़त्म करने वाला हूं, तो ऐसा पढ़ाई आपको मिलेगा नहीं, आप सोच भी नहीं सकते हो। लेकिन इस PDF को लेने के बाद, ये PDF नहीं, 1 साल तक आपको क्लास 10 की तैयारी बिल्कुल फ्री में, यानी कि मात्र 100 रुपये में होगा, ठीक है। बिहार कृषि वन खनिज ऊर्जा एवं उपयोग, कितने ऑब्जेक्टिव है वो है इसमें, तो इसमें ज़्यादा ऑब्जेक्टिव है, कम से कम इसमें 40 ऑब्जेक्टिव है। तो इसको सर पूरा याद ही कर लेना है कि बिहार कृषि वन खनिज, इससे बहुत बार एग्जाम में आया है, देख लीजिए। तो संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में अवस्थित है, तो ये पटना में है। नागपुर सड़क योजना के अंतर्गत सड़कों को कितने भागों में बांटा गया हुआ, तो 4 भागों में। कौन सा उद्योग चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयोग करता है, तो सीमेंट, पहले बताया गया है। कसम से सर एग्जाम में तहलका ना मचा देगा आप लोग, तो तब याद रखिएगा सिर्फ मेरे पढ़ाई से। इस वीडियो के बाद सोशल साइंस में 100 में 100, सब्जेक्टिव में भी इसी तरह वीडियो लाऊंगा, तो बस आपका सारा टेंशन दूर। सन 2001 में बिहार की जनसंख्या इनमें से क्या थी, तो 8 करोड़ से अधिक थी, ठीक है। चलिए, भारत में 2001 तक कितने प्रतिशत क्षेत्र में वनों का विस्तार था, तो ये 25% क्षेत्र में वनों का विस्तार था, ठीक है। भारत में किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित किया गया था, तो तारापुर। और बिहार की पहली रेल लाइन कौन थी, तो ईस्ट इंडिया रेलवे थी। और पटना हवाई अड्डा का क्या नाम है, तो जयप्रकाश अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। और बिहार में रेल परिवहन का शुभारंभ 1860 ईस्वी में, जो कि अपने आप में एक इम्पोर्टेंट सवाल है। और सर्वाधिक आबादी वाला जिला, ये सब तो सर इतना इम्पोर्टेंट, तो एग्जाम में कितना बार पूछा गया है तो मैं बता नहीं सकता। मरुस्थलीय मृदा, सब कितना बार, राजस्थान। मरुस्थलीय मृदा का जो ये राजस्थान में पूछा गया है। बिहार के कितने भौगोलिक क्षेत्र में वनों का फैलाव हुआ, तो 7% वनों का फैलाव है, ठीक है। बिहार में रज्जू मार्ग, तो राजगीर, ये सब यूपी बोर्ड बिहार बोर्ड मिला लीजिएगा क्वेश्चंस में, मॉडल पेपर, ये सब सभी एग्जाम में आया हुआ सवाल, और यही आएगा 2024 के एग्जाम में, रट लीजिए, ठीक है। चलिए, बिहार के क्या क्वेश्चन है पहले देख लेते हैं थोड़ा सा। हाँ, तो बिहार के किस जिले में नगर सिंचाई का मुख्य साधन है, तो रोहतास में है, ठीक है। कांवर झील किस जिला में अवस्थित है, तो ये बेगूसराय में अवस्थित है। सौर ऊर्जा निम्नलिखित में कौन सा साधन है हुआ, तो पुनः पूर्ति योग्य, पहले ही बताया गया है। कोसी नदी घाटी परियोजना कब प्रारंभ हुआ, तो 1955 में, देख लीजिएगा मिला के एक बार, ठीक है। कि बिहार में किस शहर को कांच उद्योग है, तो हाजीपुर में कांच का उद्योग है। चूना पत्थर का उपयोग सीमेंट में होता है हुआ। सिगरेट का, तो ये सिगरेट, इसका ट्रिक जान लीजिए। सिगरेट का कारखाना मुंगेर होता है, लेकिन आप लोग भूल जाइएगा। तो देखिए सिगरेट 100 है, तो सिगरेट किस में पीते हैं, सिगरेट कैसे पीते हैं, तो मुंह में, तो मुंह से मुंगेर हो गया, ठीक है। चलिए, अशोक पेपर मिल किस जिला में स्थित है, तो ये समस्तीपुर में अवस्थित है। पायराइट खनिज क्या है, तो ये अधात्विक है। कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना किस जिला में है, तो ये मुंगेर, लेकिन आप इसको गलत मान लीजिएगा, ये मुंगेर नहीं होगा। कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना ये भागलपुर में है। आप लोग याद कर लीजिएगा, टाइपिंग से ये गलत हो गया है, लेकिन आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। रेलवे वर्कशॉप कहाँ अवस्थित है, ये जमालपुर में है, याद रखिएगा। यहीं रेलवे का सेटिंग वेटिंग होता है, ठीक है, यानी कि बनाया जाता है। खाद कारखाना का है, तो ये आप लोग देख लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट सवाल है और ये सही है, एकदम पूरा बिल्कुल सही है, ठीक है। अब चलिए, कुशेश्वर स्थान किस जिला में अवस्थित है, तो ये दरभंगा में। सब क्या सही, सब एग्जाम में बार बार आता है।
गुजरात की किस जगह पर सौर ऊर्जा का आधुनिक उपक्रम बड़े स्तर पर लगाया जा रहा है? तो भुज, ठीक है। विश्व की सबसे बड़ी ऊंची सड़क कौन सा है? तो लेह मनाली होता है। वो एकदम एग्जाम में यही से इससे बाहर नहीं आएगा पक्का, एकदम 100%। भारत के किस जिलों में गरम मसालों की खेती हो जाती है? तो ये मालाबार में गरम मसालों की खेती होती है, ठीक है। तमिलनाडु में कौन सी पहाड़ियों पर चाय एवं कॉफ़ी की खेती की जाती है? तो नीलगिरी में चाय एवं कॉफ़ी की खेती की जाती है, ठीक है। कच्चे मालों द्वारा कैसी वस्तुएं तैयार करना विनिर्माण उद्योग कहलाता है? तो ये उपयोगी, ठीक है। पूर्व मध्य रेलवे का क्षेत्र मुख्यालय कहाँ है? तो हाजीपुर है। भारतीय रेलवे में को कितने क्षेत्र में बांटा गया? तो 16 क्षेत्रों में बांटा गया है। बिहार में सबसे प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग 2 है, तो ये किस नाम से परिचित है? तो शेरशाह सूरी मार्ग से प्रसिद्ध है राजमार्ग संख्या 2, ठीक है। मंदार हिल ये बांका जिला में है और ये मैं बांका जिला से हूँ, ठीक है, बिहार के बांका जिला से मैं हूँ। संसाधन किस उपहार है? तो संसाधन ये प्राकृतिक है, ठीक है। चलिए, कर्नाटक का मुख्य रोपण फसल क्या है? तो ये कहवा है, और कह से कहवा भी होता है। ट्रिक जानिए, ट्रिक नहीं है, बिल्कुल सोच समझने का ट्रिक है, ठीक है। समान रेखा से खींची गई समोच्च रेखा क्या कहलाता है? तो ये खड़ी ढाल का पता चलता है। और अभ्रक का उपयोग किस उद्योग में किया जाता है? तो ये विद्युत उपकरण देख लीजिएगा, ठीक है। 40 क्वेश्चन चैप्टर 5 से देख लीजिए, चैप्टर 5 से कितना इंपॉर्टेंट, चैप्टर 5 से 40 ऑब्जेक्टिव बनाया ज्योग्राफी में। हिस्ट्री में भी मैंने 200-300 करवा दिया। ज्योग्राफी में चैप्टर मानचित्र, चलिए, जिससे हम लोग उच्चावाच निरूपण भी कहते हैं, तो इसमें भी कितना इंपॉर्टेंट है? तो इसमें 8 है, ठीक है। चलिए, इसका पॉलिटिकल साइंस में जाएंगे, यानी कि क्या इसको पॉलिटिकल साइंस ऑब्जेक्टिव, यानी कि लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी भी चलेंगे, तो टेंशन नहीं लेना, सभी सी के एग्जाम में आएगा, ठीक है। चलिए, तो मानचित्र अध्ययन का उच्चावाच निरूपण, तो पॉलिटिकल साइंस में जाने में कुछ देर बाकी है, सबसे पहले ज्योग्राफी का पूरा कर ले, ठीक है। तो पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से कौन सा राज्य प्रथम स्थान? तो महाराष्ट्र पर है, यानी कि मुंबई इसका है राजधानी, ठीक है। तो उच्चवास प्रदर्शन के लिए तो लेहमान ने किया था। उच्चवास प्रदर्शन के लिए हेसियर विधि का विकास किसने किया था? तो लेहमान ने किया था। प्रवर्तीय छायाकरण विधि द्वारा उच्चवास प्रदर्शन में भू आकृति पर किस दिशा में प्रकाश पड़ने की कल्पना की जाती है? तो वह दक्षिण पूर्व में की जाती है। छोटे महीन एवं खंडित रेखाओं की ढाल की दिशा में खींचकर उच्चवास प्रदर्शन करने की विधि क्या कहते हैं? तो हेसियर विधि कहते हैं। और तल चिन्ह की सहायता से किसी विशेष मापी गई ऊंचाई को हम लोग स्थानिक ऊंचाई कहते हैं। ये पांचों क्वेश्चंस पूरा एग्जाम में इम्पोर्टेंट है, जो कि इसको याद कर ही लेना है। और 6ठा से 8वां नंबर क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट है कि अस्तर रंजन विधि के अंतर्गत मानचित्र को नीले रंग के किस तरह? तो जब भी नीले रंग पूछे तो ये जल को प्रभावित करता है। और हरा रंग या फिर मैदानी क्षेत्रों में देख लीजिए, मैदानी हरे रंग को, और सफ़ेद रंग आपकी हिमाच्छादित शिखर यानी हिमालय पर्वत के शिखर को। चलिए, पॉलिटिकल साइंस यानी कि आपकी इसे क्या कहते हैं? तो आप लोग हिंदी में समझ लीजिएगा क्या कहते हैं, ठीक है। पहला चैप्टर आता है लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी, इससे भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस मैं बता रहा हूँ। तो पूरा इम्पोर्टेंट चैप्टर 1 से जितना भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होगा आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। चलिए, तो कौन व्यक्तियों का लोकतंत्र के विरोधी नहीं थे? तो मैंने बताए थे, और मैंने बताया था बहुत वीडियो में कि सर जेड गुडी जो था, यानी कि जेड गुडी, ये ऑप्शन नंबर बी, ये रंग भेद के विरोधी नहीं थे, ठीक है। सामाजिक विभाजनों को संभालने के संदर्भ में कौन सा कथन लोकतांत्रिक व्यवस्था पर लागू नहीं होता है? तो ये लोकतंत्र सामाजिक विभाजन का आधार पर समाज विखंडन क्यों ले आता है, ठीक है। ये ऑप्शन थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, तो आप लोग कमेंट्स कीजिएगा अच्छा लग रहा है कि नहीं, ठीक है। जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय क्या होता है, जो कि एग्जाम पूछा गया है। तो जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हम स्त्री पुरुष की दी गई असमान भूमिकाएं ये करते हैं, ठीक है। चौथा नंबर हुआ कि आपसे एग्जाम पूछता है कि सांप्रदायिक राजनीति किस पर आधारित है? तो सांप्रदायिक राजनीति तो यह एक दूसरे के दूसरे धर्म से श्रेष्ठ है, इसी पर सांप्रदायिक दंगे होते हैं, ठीक है। और भारत में औरतों के लिए कैसी व्यवस्था है? तो ये पंचायती राज व्यवस्था है, जो कि इसमें 50% महिलाओं की क्या दी है? आरक्षण दिया है, ठीक है। चैप्टर 2 में है कि लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी की कार्य प्रणाली की किस क्या क्या कार्य होता है, ठीक है। तो संघ राज की विशेषता नहीं है, क्या नहीं है? तो एकहरी शासन है कि एकहरी शासन व्यवस्था वो नहीं कर सकती है, कौन? संघ राज्य, ठीक है। चलिए, भारत में संघ एवं राज्यों के बीच अधिकारों का विभाजन कितने सूची में किया? तो ये संघ सूची, राज्य सूची, संवर्धित सूची, इनमें से सभी 3 में ऑल ऑफ एबव, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। और सभी एग्जाम में पूछेगा तो पूछेगा, याद कीजिएगा। पूरा एक वीडियो 1 घंटा का वीडियो है, दिल तोड़ के काम बैठ के सब काम छोड़ के बस इस वीडियो को देख लेना। सोशल साइंस का ख़त्म। संघ सरकार का उदाहरण है तो ये आप बिल्कुल अमेरिका मैंने बताया था अभी तुरंत जस्ट
ठीक है। सत्ता में भागीदारी की सर्वोत्तम प्रणाली, तो बेल्जियम में यानी कि पानी की कमी हुआ था यहाँ, तो यही सत्ता की साझेदारी में सर्वोत्तम प्रणाली क्या है, तो बेल्जियम में। संघ व्यवस्था में सरकार होती है तो बहुदलीय होती है। और लोकसभा में निर्वाचन हेतु कुल सीटों की संख्या तो 543 होती है, जो कि इम्पोर्टेंट है पूरा। और समवर्ती सूची में रखाया था किसको, तो समवर्ती सूची में बहुआ केंद्र एवं राज्य दोनों को रखाया था। याद कर लेना, ये सब एग्जाम में पूछेगा तो पूछेगा ही, ठीक है। लोकतंत्र में प्रतिस्पर्धा एवं संघर्ष क्या है, चलिए तो तीसरा चैप्टर है आपका लोकतंत्र में प्रतिस्पर्धा एवं संघर्ष, ठीक है। पूरा चैप्टर को सर खंगाल के ऑब्जेक्टिव लाया हूँ सर। ये बिल्कुल फ्री नहीं है, बिल्कुल फ्री यूट्यूब पर वीडियो अपलोड होगा। मात्र आपको 99 वाला कोर्स का पैसा लग रहा है, जो कि आपको 1 साल तक ऐसा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेगा ऑल सब्जेक्ट का, चाहे कोई बोर्ड से हो, डोंट वरी, ठीक है। चलिए लेने का प्रयास कीजिएगा। सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई थी, तो राजस्थान में हुई थी। बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व जयप्रकाश नारायण ने किया था। और भारत में 1977 के आम चुनाव में किस पार्टी को बहुमत मिला था, तो जनता पार्टी को। और ताड़ी विरोधी आंदोलन किस प्रांत से शुरू हुआ था, तो आंध्र प्रदेश से। किस देश में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है, तो ब्रिटेन में नहीं, इंग्लैंड में नहीं है। गठबंधन देख लीजिएगा, सॉरी, गठबंधन की सरकार बनाने की सामने किस प्रकार की दल व्यवस्था में रहती है, तो ये बहुदलीय व्यवस्था में गठबंधन सरकार बनाने की व्यवस्था रहती है। और जनता दल यूनाइटेड का गठन कब हुआ था, तो 1999, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, राजनीतिक दलों का नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी, तो ब्रिटेन में पड़ी। कौन भारतीय किसान यूनियन के नेता थे, तो जयप्रकाश नारायण भारतीय किसान यूनियन के नेता थे। और दल बदन कानून किस पर लागू होता, तो याद रखिएगा सांसदों और विधायक पर, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलिए सभी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ए सही होगा, ठीक है। कौन राष्ट्रीय दल नहीं है, तो लोजपा, यानी कि लोजपा ये सब नहीं है, बीजेपी सब राष्ट्रीय दल है, ठीक है। श्रीलंका कब आज़ाद हुआ था, तो श्रीलंका 1948 में आज़ाद हुआ था, जस्ट हम लोग से आज़ादी के बाद, ठीक है। लोकतंत्र की उपलब्धियां, तो इस चैप्टर 4 है, तो इसमें भी 5 ऑब्जेक्टिव आता है। तो भारत में कहाँ महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था है, तो पंचायती राज व्यवस्था में 50% आरक्षण दिया है, ठीक है। और देखिए जस्ट दिया गया, तो भारत में बिहार में पंचायती राज संस्थाओं को महिलाओं को कितने आरक्षण दिए गए, तो 50%। मैंने बताया था बार। बिहार में पंचायती राज संस्था 3 स्तरीय है। भारत में कहाँ महिलाओं के लिए आरक्षण दी गई है, तो पंचायती राज संस्था। और आज दुनिया के लगभग कितने लोगों में लोकतंत्र विद्वान है, तो 100 देशों में लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है, ठीक है। 5वां चैप्टर आता है वो कि लोकतंत्र की चुनौतियाँ, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बाद मैं इकोनॉमिक्स में चलूँगा, तो आपका पूरा चैप्टर ख़त्म, ठीक है। चलिए प्लीज़ आप लोग PDF लेने का प्रयास कीजिएगा। मात्र 100 रुपये में क्लास 10 को पढ़ाने वाला ना कोई हुआ है और ना कोई पढ़ाएगा। और जो आपको सर 1000 में देता है वही मैं PDF मात्र 99 रुपये में देता हूँ। सिर्फ आपको सोचने की ज़रूरत है और ऐसी मेहनत भी नहीं करेगी वो, ठीक है। और मैं आप लोग के लिए बिल्कुल कर रहा हूँ। चलिए चैप्टर 5 लोकतंत्र की चुनौतियाँ, तो इनमें से कौन सा, तो चलिए कौन सा लोकतंत्र के व्यवस्थाओं के अनुरूप नहीं है, तो बहुसंख्यों का शासन ये अनुरूप नहीं है, ठीक है। दूसरा नंबर क्वेश्चन की 15वीं लोकसभा में चुनाव पूर्व लोकसभा के महिलाओं की भागीदारी कितनी थी। मैं फिर से बनाता कि 15वीं लोकसभा चुनाव से पूर्व लोकसभा में महिलाओं की भागीदारी कितनी थी, वो 10% थी। मैं स्पीड इसलिए कर रहा हूँ कि आप लोग को दिक्कत ना और फटाफट पूरा चैप्टर ख़त्म कर दिया जाए। आप लोग वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हैं। और क्या, तो लोकतंत्र जनता द्वारा जनता के लिए शासन की व्यवस्था क्या है, तो ये अब्राहम लिंकन था। और अब्राहम लिंकन अमेरिका का पूर्व राष्ट्रपति था। कितने, चलिए तो नए विश्व संरक्षण के आधार पर भारतीय वर्ष में मतदाताओं की संख्या कितनी थी, 71 करोड़ थी। और भारतीय लोकतंत्र कितने अंग है, तो 3 अंग है, ठीक है। और भारत में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन होता है, तो ये संसद होता है या विधायक, तो ये आप लोग कमेंट किए, यहाँ गलत दिया गया है, ठीक है। चलिए और भारत में किस तरह के लोकतंत्र की व्यवस्था है, अप्रत्यक्ष है, ठीक है। तो पूरा वीडियो में ख़त्म कर दिया, यानी कि हिस्ट्री ख़त्म कर दिया, जियोग्राफी भी ख़त्म कर दिया और पॉलिटिकल साइंस भी ख़त्म कर दिया। अब बचा है बुआ एक ही शब्द जिसका नाम है इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स का मतलब अर्थव्यवस्था, यानी कि बाजार किस चलता है इसके बारे में डिस्कशन करता है। तो चलिए इसको भी फटाफट ख़त्म कर देते हैं। आपका पूरा ज़िंदगी समाप्त। सोशल साइंस को तहे दिल से एकदम स्वागत करके इसको एग्ज़ाम में तहलका मचा देना है, ठीक है। चलिए तो थोड़ा सा एग्ज़ाम है, चलिए फटाफट इसको देख लिया जाए। तो सर किस राज्य को पिछड़ा राज्य कहा जाता है, तो बिहार पिछड़ा राज्य हुआ। किस राज्य को प्राथमिक क्षेत्र भी कहा जाता है, तो कृषि क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं। भारत में योजना आयोग का गठन कब किया था, तो 15 अक्टूबर, ये गलत है, ये 15 मार्च होता है और 1950 होता है, ठीक है। देखिए यहाँ 1951, ये पूरे गलत है, इसको पूरे गलत ही मार लीजिएगा। इसको मैं लिख देता हूँ कि 15 मार्च 1950 को किया गया था, याद कीजिएगा, ठीक है, कि भारत में योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 को, ठीक है। चलिए
कौन सा देश मिश्रित अर्थव्यवस्था? तो मेरा भारत ही मिश्रित अर्थव्यवस्था, क्योंकि यहाँ सब है। चलिए, किस देश की राष्ट्रीय आय अधिक होती है उसे क्या कहलाता है? समझिएगा, जिस देश की राष्ट्रीय आय अधिक होती है वो विकसित देश कहलाती है। ठीक है, भारत में किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय अधिक है? तो गोवा का प्रति व्यक्ति आय बहुत अधिक है। ठीक है, और आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र हम लोग सेवा क्षेत्र को कहते हैं। प्राथमिक को बताया था कृषि को कहते हैं, द्वितीय को हम लोग उद्योग कहते हैं। ठीक है, चलिए याद रखिएगा, पूरा दम हिलेदम तहलका मचा देना है। चलिए, राष्ट्र एवं राज्य एवं राष्ट्र की आय, यानी कि राष्ट्र और राज्य में कितने आय है? तो बिहार में किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? तो पटना में सबसे आय बिहार की पूछा है इसलिए। ठीक है, सन 2008 से 9 के अनुसार भारत की औसत प्रति व्यक्ति कितनी थी? तो 25,494, बिल्कुल सही है ये। ठीक है, चलिए, पार्ले समूह के थम्स अप ब्रांड को किस बहुराष्ट्र कंपनी ने खरीदा था? तो कोको कोला ने खरीद लिया था। ठीक है, भारत उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 में किया गया था। और फूट डाल और शासन को नीति किसने अपनाई थी? तो अंग्रेजों ने। और अर्थव्यवस्थाओं के प्रकार कितने होते हैं? तो ये 3 प्रकार के होते हैं। चैप्टर 2 भी कंप्लीट हो गया बुआ आपका। अब आ गया आपका मुद्रा, बचत एवं साख, जो कि इतना इंपॉर्टेंट सवाल है। इसमें 8 को सवाल है, आधो इसको याद ही कर लेना, इससे बाहर आपके एग्जाम में नहीं आएगा। साख का मुख्य आधार क्या होता है? तो विश्वास होता है, ऋण लौटाने की क्षमता होता है। ठीक है, और मुद्रा विनिमय का कार्य क्या है? तो ये माध्यम है। मुद्रा विनिमय का क्या है? माध्यम है। ठीक है, आधुनिक युग की प्रगति का श्रेय तो ये मुद्रा को दिया जाता है। और मुद्रा एक क्या है? तो अच्छा सेवक भी है, यानी कि सेवक की तरह कार्य करता है। एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु के आदान प्रदान की प्रणाली को हम लोग क्या कहते हैं? तो वस्तु विनिमय प्रणाली कहते थे। ठीक है, पहले ज़माना में होता था वस्तु के बदले वस्तु दो। ठीक है, भारत एक राष्ट्र है, तो ये विकासशील राष्ट्र है। नरेगा एक कार्यक्रम है जिसे हम लोग राष्ट्रीय स्तर कहते हैं। और बैंक का उदाहरण क्या है? तो तृतीय क्षेत्र कहते हैं। चौथा नंबर, राष्ट्रीय वित्त संस्था, जो कि चैप्टर नंबर 4 में आता है इकोनॉमिक्स में। तो इसको भी फटाफट, भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है। तो 1 अप्रैल से 31 मार्च को हम लोग वित्तीय वर्ष होते हैं। दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली संस्था कौन सी है? तो ये भूमि विकास बैंक है। तीसरा नंबर हुआ कि भारत के केंद्रीय बैंक कौन सा? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसे आरबीआई कहते हैं। आरबीआई का 1935 इसमें स्थापना किया गया था, जो कि आगे पूछा गया होगा। ठीक है, भारत के केंद्रीय बैंक कौन सा? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। कौन संस्थागत वित्त का साधन नहीं है? साधन है तो व्यवसायिक बैंक। व्यवसायिक बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया था हुआ? तो 1969, जो कि आगे आपका दिया गया 6ठा नंबर में। ठीक है, चलिए, कौन संस्थागत वित्त का साधन? तो व्यावसायिक बैंक। भारत की वित्त राजधानी तो मुंबई को कहते हैं। और व्यावसायिक का राष्ट्रीयकरण क्या है? 1969 को किया गया। ठीक है, पूरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूरा एक ही वीडियो में खत्म कर दिया मैंने। चेक एवं प्रकार की मुद्रा क्या? तो ये साख है। ठीक है, नेपाल की मुद्रा क्या? तो ये भी रुपया है। और हम लोग का भी रुपया है। ठीक है, अमेरिका का डॉलर होता है। जापान का क्या होता है? ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वस्तु विनिमय प्रणाली क्या होता है? तो वस्तु से वस्तु लेन देन की प्रक्रिया होती है। विनिमय के कितने रूप है? 2 रूप है। और 11 के क्वेश्चन में विश्व विकास रिपोर्ट में भारत की राष्ट्रीय कितनी थी? सो $720 थी, याद रखिएगा। 5वां नंबर क्वेश्चन सौर से इम्पोर्टेंट की रोजगार एवं सेवाएं क्या है? तो ये एकदम पूरा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए, ऊर्जा के मुख्य स्रोत क्या है? तो सौर ऊर्जा है। पता है आपको कौन बीमारू राज्य नहीं है? तो याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश बीमारू नहीं है, मध्य प्रदेश बीमारू राज्य है, बिहार बीमारू राज्य है, और एक उड़ीसा बीमारू राज्य है। बाकी कोई बीमारू राज्य नहीं है। ठीक है, याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ इस वीडियो को ख़त्म हो जाने वाला है। कौन सी सेवा गैर सरकारी थी? ये मॉल सेवा गैर सरकारी है। ठीक है बुआ। आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र विज्ञान क्षेत्र। तीसरा क्षेत्र हम लोग सेवा क्षेत्र को कहते हैं, याद रखिएगा। ये विज्ञान क्षेत्र गलत है, सेवा क्षेत्र आपका गलत सही हो जाएगा। ठीक है, जवाहर रोजगार योजना कब? 1989 में जवाहर राज्य योजना। और एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन से हुआ। ठीक है, भारत में सेवा क्षेत्र को कितने भागों में बांटा गया? तो 2। और किस क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है? तो उद्योग को द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है। ठीक है, और इस लास्ट वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, तो एक आता है डिसास्टर मैनेजमेंट ऑब्जेक्ट, यानी कि आपदा प्रबंधन से भी एक सवाल आता है, जो कि इसको देख लिया। सबसे पहले वैश्वीकरण को देख लिया जाए। ठीक है, वैश्वीकरण के मुख्य अंग कितने हैं? तो 4 मुख्य अंग है। इनमें से कौन बहुराष्ट्र कंपनी नहीं है? तो फोर्ड मोटर्स ये अपनी कंपनी है। ठीक है, चलिए, सोने के आभूषण की शुद्धता की पहचान किस चिन्ह कहते थे? देखिए, सोने को हम लोग हॉलमार्क से पहचान लेते हैं। ठीक है, उपभोक्ता द्वारा शिकायत करने के लिए आवेदन शुल्क कितना? तो कोई पैसा नहीं लगता उपभोक्ता शिकायत करने के लिए। ठीक है, किस क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहते? तो औद्योगिक क्षेत्र जो है ये द्वितीय क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, और भारत देखिएगा 5वां नंबर क्वेश्चन है, 6ठा नंबर कि कहाँ था वो? ये
हाँ कि भारत उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब बना, तो 1986 में किया गया था, भारतीय उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम। ठीक है, वो एग्जाम में पूरा पूछेगा ये सब। उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है, तो 15 मार्च को मनाया जाता है। भारत में सहकारिता आंदोलन का प्रारंभ किया गया था, तो 1904 में। और भारत की राष्ट्रीय आय व्यवस्था क्या है, तो मिश्रित है। जागो ग्राहक जागो, यही है इसका आंसर। ठीक है, चलिए। केंद्रीय सांगठनिक संगठन की स्थापना 2 मार्च 1921 को देख लीजिएगा। 11 नंबर हमको लगता है गलत है, या आप लोग कमेंट्स बॉक्स से कमेंट कीजिए। कुछ में स्टैपिंग हो जाती है, इसके लिए समझ चाहता हूँ, लेकिन आप लोग को टेंशन नहीं लेना। जो गलत होता है मैं बताता हूँ। बिहार में कृषि ही जीवन का आधार है, पक्का बिल्कुल है। 40% कृषि, 60% तो कृषि से ही बिहार का चलता है। ठीक है, चलिए। बिहार के विकास में बाढ़ बहुत बड़ा बाधक होता है। ठीक है, यानी कि बिहार में बाढ़ बहुत आता है। ठीक है, स्वयं सहायता समूह में कितने सर, तो 20 से 55 सदस्य होते हैं। ठीक है, और एग्जाम पूछा गया है। अर्थव्यवस्था आजीवन की प्रणाली है। ठीक है, और 16वां नंबर क्वेश्चन बहुत क्यों इम्पोर्टेंट, कि अंग्रेजों ने भारतीय अर्थव्यवस्था का क्या किया है, शोषण किया है। और भारत में सर्वाधिक विकास का श्रेय नियोजन को दिया जाता है। और बिहार की 41.4% आबादी क्षेत्रों में 41.4 यहाँ लिख दीजिएगा। ठीक है, और 20वां नंबर क्वेश्चन से हुआ कि एक वस्तु के बदले दूसरे वस्तु को हम क्या कहते थे, तो वस्तु विनिमय कहते थे। और इस लास्ट का है कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी, तो 1935 में हुई थी। मैं लिख दिया, मैंने बता भी दिया था। और एक और आता है जो कि सब्जेक्ट है इसका, डिसास्टर मैनेजमेंट ऑफ, यानी कि सर आपका आपदा प्रबंधन से आता है। यानी कि आपदा प्रबंधन से ऑब्जेक्टिव जितने आता है, मैं इस वीडियो में पूरा 11 ऑब्जेक्ट आता है, 11 को चलिए मैं ला देता हूँ। ठीक है, कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है, तो देखिए सुनामी, बाढ़, भूकंप, ये सब भगवान की दिया हुआ देन है। लेकिन आतंकवाद तो ये आदमी ही करता है, लेकिन ये नहीं है, इसलिए एक का नंबर ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, कौन मानव जनित आपदा है, तो सर मानव जनित संप्रदाय ज्ञान भी करता है, महामारी, आदमी, इनमें से ऑल ऑफ यू। ठीक है, तीसरा नंबर है कि सुनामी का प्रमुख कारण क्या हुआ, तो सुनामी का प्रमुख कारण समुद्र में भूकंप आना। ठीक है, बिहार का कौन सा क्षेत्र बाढ़ग्रस्त है, तो उत्तरी क्षेत्र बाढ़ग्रस्त है। चलिए, बिहार का शोक हम लोग कोसी को कहते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। 6ठा नंबर क्वेश्चन, बाढ़ क्या, तो ये प्राकृतिक आपदा, क्योंकि भगवान करता है सब। ठीक है, आम भाषा में समझने के लिए। सूखा किस प्रकार का आपदा है, तो ये प्राकृतिक आपदा है। ठीक है, सूखे की स्थिति किस प्रकार आती है, तो ये सूखे की आती है, तो ये धीरे धीरे आती है, ऑप्शन नंबर गो। और सूखे के लिए जिम्मेदार कौन है, तो ये सर वर्षा की कमी सूखे के लिए जिम्मेदार है। और 2 को क्वेश्चन और लास्ट है कि महासागर की तली में होने वाले कंपन को कितने नाम से जाना जाता है, तो सुनामी को जाना जाता है, क्योंकि ये महासागर की तली में होने वाले कंपन है। ठीक है, और एक वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, बाढ़ के समय निम्नलिखित में किस स्थान पर जाना चाहिए, तो ये ऊंची भूमि वाले स्थान पर जाना चाहिए। इसी के साथ सोशल साइंस का पूरे वीडियो ही समाप्त मैंने कर दिया। और ये यूट्यूब पर मुझे नहीं लगता कि ऐसा सर पूरा एकदम सोशल साइड से ख़त्म हो गया है। तो ये सर आप लोग का मेहरबान है कि इतने कम समय मैंने 400 से 500 क्वेश्चंस करवा दिया। और इससे बाहर आपके एग्ज़ाम में नहीं आएगा, मुझे वादा है, क्योंकि मुझे पता है, और मुझे पता है कि सर कहाँ से पूछता है। इसलिए मैंने पूरा चैप्टर एक ही वीडियो में लाने का प्रयास किया। तो आप लोग भी लाने का, आप लाइक करने का प्रयास कीजिएगा। कमेंट्स तो एक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि मेहनत मेरी बोलते बोलते सर पूरे पानी प्यास लगी सिर्फ आपकी एक कमेंट के लिए। आप लोग जहाँ से भी हो, आप लोग कहाँ से कमेंट कीजिएगा, और एक लाइक और एक कमेंट और एक सब्सक्राइब अपने दोस्तों आप भी कीजिएगा, ताकि मेरे चैनल बढ़ सके, ग्रो हो सके, ताकि आप लोग भी बच्चे के लिए ज़्यादा से सकेंगे मैं। ठीक है, और मेरे चैनल से पढ़ना, तब को टॉपर नजर से पढ़ना पड़ेगा। बाकी 99 वाला कोर्स करने का प्रयास कीजिएगा। 99 भारत में या बिहार में या उत्तर प्रदेश पहली बार है जो सर 99 में ही कोर्स में दे रहा हूँ। और इतना इम्पोर्टेंट कोर्स कि सर कोई देने वाला ही होगा, लेकिन ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं दे पाएगा, लेकिन मैं आप लोग के लिए बिल्कुल दे रहा हूँ। ठीक है, तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। सोशल साइंस का मैंने तमाम ख़त्म कर दिया टांडव साइंस के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो ऑल ऑफ यू। बाय दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, लव यू।